बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़। होम्योपैथी से असल में ये बनाई जा रहा था वीडियो होम्योपैथी के बारे में कि मुख्तलिफ अमराज की चीज़ों के बारे में। तो सडनली मैंने दरमियान में सोचा कि आप लोग भी तंग हो गए होंगे, वो एक ही चीज़ को आप सुन रहे हैं। लेकिन तो एक बड़े अरसे से मेरे दिल में भी एक बात चल रही थी कि मेरे भी आस पास बुज़ुर्ग भी हैं, काफ़ी सारे होते हैं आपके घरों में, आपके रिश्तेदारों में। फिर आप उनके बारे में सुनते हैं, कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जब सुनने में आते हैं, फिर पता चलता है जी ऑपरेशन हो रहा है, पता चलता है हिप्स में चोट लगी थी तो हिप बोन ख़राब फ्रैक्चर हो गई है, किसी का घुटना फ्रैक्चर हो गया है, कभी किसी की कलाई या ये बाजू की जो है हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो ये अक्सर सुनने में आता है। फिर या कोई बीमारियों का पता चल जाता है कि जी अचानक इस तरह ये है जी। फिर साथ ही लफ्ज़ कहे जाते हैं जी ओल्ड एज है, ओल्ड एज है। फिर ओल्ड एज तो है तो सही, लेकिन ये फिर ये मसले तो आप एहतियात तो कर सकते हैं ना इन चीज़ों के बारे में। तो मैंने सोचा था कि ये जो है इसके बारे में एक ज़रूर बनाऊँ वीडियो, सो दैट ये आप समझ लें कि ये बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर दी जो एल्डरली पीपल हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं। बड़े मैं उनको बड़ा इसलिए नहीं कहा, मैं भी सीनियर सिटीज़न में शामिल हूँ। तो इसलिए सीनियर सिटीज़न मीन के 60 साल से ऊपर है, मतलब है कि वो 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, 68 साल के हैं, 55 साल से मतलब ऑनवर्ड आपको मतलब चंद चीज़ों की एहतियात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, अब इसमें मैंने ये लिखा, बैठ के लेक्चर तैयार किया कि आपके सामने सारा कुछ पॉइंट्स रखूं, तो काइंडली इसको तवज्जो से और ज़रा आज से गौर से सुने। इसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब मैं ख़ुद भी अमल करता हूँ, लेकिन इसमें से कुछ वाक़यात मेरे साथ भी हुए हैं, तो मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करता जाऊँगा साथ साथ कि जो मेरे साथ हुए, सो दैट आप उनसे बचें, तो आप उससे एहतियात करें। तो अब सबसे पहले इसमें जो एक पॉइंट आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वाला, तो वो है कि इंजरी मीन कि आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, आपने चोट से बचना है हर सूरत में। अब अनफोर्सीन या अचानक की चोट लगना आप किसी के बस में नहीं है कि आप खड़े हैं तो कहीं से एक पत्थर गिरा है तो वो अचानक आपके पैर पे लग गया आके, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो चोट लग गई, खैर है। आप खुद अपने आप से अपने आप को चोट से बचाएं। चोट मीन कि आपकी जूतियाँ ठीक होनी चाहिए, आपकी बाकी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। आप नज़र रखेंगे कि आपसे गुजर रहे हैं, आप वो जगह क्या है, कोई चीज़ तो नहीं गिरी हुई वहाँ पे, इन चीज़ों को ये तो आप कर सकते हैं ना कि आपने चोट से बचना है। एक तो ये पॉइंट था कि आपने चोट से बचना है, कि चोट जो होती है ना, ये अब ओल्ड एज के साथ जो बात सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है ना, वही आ जाती है कि इसमें रिकवरी जो है ना वो स्लो हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये जो मैंने भी पॉइंट्स लिखे हैं, सारे लिखे हैं, जो अपने अपने फैमिलीज़ में अपने आगे पीछे देखा, लोगों को, बुज़ुर्गों को देखा है, मेरे पास भी आए हैं काफ़ी, तो मैंने देखा है कि उनके पॉइंट्स तकरीबन यही थे जो तो मैं नोट करता रहा। मैंने अब आज मैंने सोचा नहीं है, ज़रूर आपसे इसके बारे में डिस्कशन करूं और एक आपको भी थोड़ा सा एक बताऊं इसके बारे में कि हमें क्या क्या चीज़ों की एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि एहतियात तो खैर चलें अपनी जगह पे हैं सारी, उसमें सबसे पहले आता है आपका वाशरूम। ये याद रखेंगे कि वाशरूम की चोट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो इसलिए ख़तरनाक होती है कि उसमें आप बहुत बुरी तरह स्लिप होते हैं और नॉर्मली टाइल्स होती हैं नीचे, और आपने ये भी दो नोट किया होगा कई दफ़ा कि वो फ्लश थोड़ी सी ऊंची होती है, उसके लिए अलहदा वो बना होता है, मतलब थोड़ा ईंटों का। सो जब आप स्लिप होते हैं तो बाज़ औक़ात उसका किनारा बहुत बुरी तरह आपको लगता है। और अक्सर मैंने देखा है 70% फ्रैक्चर जो हैं हमारे मेरे रिलेटिव्स में भी हुआ है इस तरह, वो उनको वाशरूम से हुए हैं, वाशरूम में गिरने से हुए हैं। और ये मैं उसकी भी 2-3 रीज़न्स मैंने बता दी। एक तो टाइलें स्लिपरी हो जाती हैं, पानी उनके ऊपर आ जाता है तो आपके पैर स्लिप कर जाते हैं वहाँ से उसके ऊपर अचानक नहाते वक्त, या आप जब नहा के हटते हैं तो भी आपके वो हो जाते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आप जूतियाँ जो है ना उनका बहुत ख्याल रखें, जो आपने पहन के अंदर वाशरूम में जाना होता है। मेरा ज़ाती मशवरा है कि उसके लिए आप रबड़ की जूती इस्तेमाल करें, सादा सबसे ज़्यादा जो मतलब मैं तो उसको साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ जो सबसे सस्ती जूती होती है, सॉफ्टी कहते हैं उसको, लेकिन वो प्लास्टिक की नहीं हो, वो रबड़ की हो। और बेशक थोड़ा सा उसका वज़न ज़्यादा होता है ऐसा, लेकिन वो पानी में स्लिप नहीं होती, टाइल पे स्लिप नहीं होती वो जूती। आप हमेशा अपने वॉशरूम के बाहर वो रखें। आप जो मर्ज़ी जल्दी में जितना मर्ज़ी उसमें आप वहाँ पहुँच के काइंडली आप अपने दूसरी जूती उतार के वो जूती पहन के अपने वॉशरूम में जाया करें। ये एक अपना पक्का असूल बना लें। और फिर वॉशरूम में जाके ऑफ कोर्स लाजमी अगर आपको बिछा सकते हैं कोई चीज़ तो लाजमी बिछा लें, कोई मैट शेट बिछा लें या कारपेट भी बिछा सकते हैं छोटा सा, लेकिन कारपेट भी स्लिप हो जाता है टाइलों पे, तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ जो उसके साथ थोड़ी चिपकी रहे तो आप सो दैट उसके ऊपर फ़ौरन पैर रख सकें।
और वॉशरूम में आपकी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो आप हैंडल कर सकें, जिनको आप इमीडिएटली पकड़ भी सकें, ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए। तो वॉशरूम की चोट से आपने हर सूरत में बचना है, क्योंकि उसकी चोट बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है और वो ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आती है हड्डियों के ऊपर और जोड़ों पे। तो वो आपके लिए उसकी रिकवरी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है, और खुदा न खास्ता अगर वो बात बढ़ जाए तो फिर ये ऑपरेशन तक बात जा पहुँचती है। फिर कभी कोई स्टील की राडें डल रही होती हैं, कभी वो नट कस रहे होते हैं अंदर लोग। मैं अल्लाह मियाँ आप सबको सेहत तंदुरुस्त और तवाना रखे। लेकिन ये मैंने जो आज स्पेशल जो बना रहा हूँ, ये इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि आपने इससे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और आपने बहुत ज़्यादा इससे बचना है वाशरूम की चोट से। उसके मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि आपकी जूती शूती बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा था बैलेंस। ये इसके बारे में काफ़ी स्टडी भी, रिसर्च भी हो चुकी है बैलेंस के बारे में, कि जो हम एज के साथ जब बड़े होते जाते हैं तो हमारा बैलेंस करना हमारे लिए मुश्किल होता जाता है। तो अब बैलेंस इस करने का मुराद सिर्फ ये है कि लाज़मी बात है, जब बैलेंस की ज़रूरत आपको ज़्यादा उस वक्त पड़ती है जब आप कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। लाज़मी बात है, आपने पजामा पहनना है या आपने पैंट पहननी है या कुछ भी पहनना है, तो आपने एक टांग पर आना है और एक टांग डालनी है, लाज़मी बात है। तो उसमें बाज़ औक़ात आप बैलेंस होकर बहुत बुरा गिरते हैं और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? आपका एक पैर फंस चुका होता है उस पोंचे में, दूसरे वाली पैंट के हिस्से में, और एक पैर आपका बाहर होता है। तो आप इसलिए काइंडली आप ऐसी जगह बैठ के या मतलब खड़ी भी अगर आप हैं तो ऐसी जगह पैंट चेंज करें कि आपके पीछे कोई टेक हो या कोई चीज़ हो कि आप सहारा लें और आराम से अपने कपड़े पहने, अगर बैठ के पहन सकते हैं तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी आपने इससे बचना है। ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस हमेशा तकरीबन आउट हो जाता है जब आपके पोंचे में दर्द होता है। हाँ, ये इसकी एक एक्सरसाइज भी बड़ी अच्छी उन्होंने बताई हुई है, काफ़ी अर्सा पहले मैंने ये देखी थी, इंटरनेट पे भी नोट किया था इसको, कि ये एक एक्सरसाइज है कि आप कई दफ़ा दिन में ना 2 या 3 दफ़ा ट्राई ज़रूर ये करें आप एक पैर पे खड़े होने की। लेकिन जब भी आप एक पैर पे खड़े हों और फुल प्रेशर उस पैर पे दें और एक पैर को हवा में उठाएं, तो अपने साथ कुछ चीज़ ज़रूर रखें पकड़ने वाली। मतलब अपने सामने चेयर रख लें या अपने साथ आपके सामने कोई, लेकिन उसको आपने पकड़ना नहीं है शुरू में, आपने खुद खड़े होने हैं। आपने एक पैर पे थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाए, मतलब आप सपोज 40 तक गिनती गिन लें, 50 तक गिनती गिन लें, बहुत उस वक्त तक एक पैर पे खड़े, मुश्किल है तो आप 10-20 से शुरू करें। तो ये आपका बैलेंस अच्छा करने में बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये वाली, और स्पेशली ओल्ड एज में आप ये ज़रूर करें। लेकिन प्लीज़ ये करने से पहले अपने आसपास वाली चीज़ को ज़रूर रखें कि इनकेस आप इम्बैलेंस होने लगें या आप थकावट के बारे में गिरने लगें तो आप इमीडिएटली फौरी तौर पे आप उस चीज़ को होल्ड कर सकें, बेशक वो रॉड लगी हो कोई दीवार के साथ या कुर्सी पड़ी हो या कोई चीज़ हो। एक तो यह आपने इससे बहुत ज़्यादा बचने बैलेंस है। दूसरा, इस उम्र में आने के बाद आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपने मतलब खुले पोंचे वाले पजामे नहीं पहनने। हम घरों में नॉर्मली सोने से पहले नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं कि जी मैं सोने लगे हैं, अब खुला हमें चाहिए, तो वो पजामा हम पहन लेते हैं। तो उसमें अक्सर जैसे ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, बेल बॉटम टाइप। बेल बॉटम मीन जिसका कि वो नीचे से वो इतना बड़ा पजामे का मुँह होता है, पैरों वाली जगह इतनी खुली होती है। वो उसका सिर्फ ये नहीं कि वो गलत चीज़ है कि आप ना पहने, आप ज़रूर पहने, लेकिन उसका पोंछे आप बहुत टाइट ही रखें तो बेहतर है। इसलिए टाइट रखें कि उसमें आपका पैर फंसेगा दूसरा चलते वक्त। ये भी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। आप जब चल रहे होते हैं तो अचानक पैर फंस जाता है उसके अंदर दूसरे उसमें, और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप कदम उठा चुके होते हैं तो आपका बैलेंस आगे जा रहा होता है, आप उसको किसी सूरत में वापस नहीं ला सकते और आपने मुंह के बल जाके गिरते हैं। मैंने आपको बताया था उसमें से कुछ मैं भी तकलीफ से गुजरा हूँ, उनमें से कुछ में से, तो उनमें एक ये शामिल है जिससे मैं गिरा था और बहुत बुरा गिरा था और बहुत बुरी चोटें लगी थी मुझे। वही हुआ, पजामे का पैर खुला था और मैं आराम से उनसे चलता जा रहा था, लेकिन एक मेरा पैर फंस गया उसमें और मैं मुंह के बल गया उसकी नीचे और मोबाइल शोबाइल भी टूट गया हाथ में जो था। तो वो इसलिए मैं लाजमी आपको बता रहा हूँ कि खुले पहुँचे आप ना पहने इस उम्र में स्पेशली, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी देर में रिकवरी होती है और अव्वल रिकवरी होती है बहुत स्लो है और फिर लेट से होती है। तो ये आप ज़रूर अवॉइड करें, पजामा नहीं पहनना। दूसरा, आप जब सड़क पे चल रहे होते हैं तो भी आपने ख्याल रखना है इस एज में कि आपको ठोकर ना लगे किसी चीज़ की। आप नज़र ज़रूर नीचे रखें, आप देखते रहें कि आपके सामने क्या है। आप दाएं में ही देखेंगे, मना नहीं कर रहा कि आपने दाएं में नहीं देखना, आप ज़रूर देखें, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूर देख लिया करें कि आप चलते कहाँ जा रहे हैं। तो आपके सामने कुछ बड़ी ईंट या कोई पत्थर तो नहीं आ गया, क्योंकि अगर वो आ गया तो उससे आपको जो ठोकर लगेगी ना, वो ये मोच टाइप चीज़ नहीं होगी। ये एक इम्पैक्ट लेके आती है बहुत बुरा आपकी जोड़ों के ऊपर। जब ये ठोकर लगती है जिसको हम कहते हैं, ये बहुत बुरा किस्म का प्रेशर डालती है आपके घुटने के ऊपर और आपके हिप्स के ऊपर। अगर आपको, इसलिए आपने थोड़ा बहुत जब चल रहे हो सड़कों पे, मेन सड़क पे या कहीं पे आप जा रहे हो, तो आप काइंडली ज़रूर नज़र रखें नीचे कि कोई चीज़ तो नहीं आपके सामने, पैरों के सामने बड़ी चीज़ तो नहीं आ रही है। मतलब है कि एहतियात करें, उस ज़रूर एहतियात करें। दूसरी बात ये थी कि इसमें कि आप जो है ना 6 महीने के बाद या साल के बाद, 8 महीने के बाद ना,
अपने ज़रूरी टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें सारे मतलब टेस्टों में मतलब वही है ना कि लिवर का टेस्ट करवा लें, शुगर ज़रूर टेस्ट करवा लें अपनी, उसका भी HbA1c करा लें आप, 3-4 महीने वाला एक दफ़ा करवा लिया। RFT करवा लें, ये जो होते हैं आपके लिवर के सॉरी गुर्दों के टेस्ट होते हैं किडनीज़ के, वो भी करवा लें। प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड करवा लें। ये चीज़ें इस किस्म की ये एक दफ़ा एक रूटीन बना लें, अपनी एक सेट बना लें छोटा सा कि आपने ये तकरीबन 8 महीने 7 महीने 10 महीने के बाद आपने एक दफ़ा ये सारे टेस्ट ज़रूर करवाने हैं, सो दैट आपको आपके बारे में पता चल जाए। और खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ ऐसी है अंदर उसमें, तो उसके लिए आप इमीडिएटली एक्शन ले सकें और उसके लिए फौरी तौर पर उसका सदेबाप कर सकें, उसका इलाज कर सकें, उसके लिए फौरी मेडिकेशन कर सकें आप अपने साथ। ठीक है जी, ये थे तो मैंने आपको मेन बड़ी चीज़ें बताई थी। उसके बाद स्पेशल ख्याल ये रखिएगा इस एज में कि अपनी कंपनी को अच्छा रखें। जहाँ आप बैठें, जिन लोगों के साथ बैठें, वहाँ पर आपका मूड हमेशा अच्छी वाली जगह में बैठें जहाँ पर आप खुशी महसूस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बुढ़ापे में आके हमारी सोचें, हमारी चीज़ें बहुत बढ़ना शुरू हो जाती हैं, हमारी वरीज, हमारी प्रॉब्लम, हमारी परेशानियाँ, और मैं ये समझता हूँ काफ़ी हद तक कि वो फालतू होती हैं। जो हम सोच आ रहे होते हैं फालतू बैठे में, पुरानी ये वो ये सारी बात। तो मेरा ज़ाती ख्याल है आप जगह बैठा करें जो कंपनी अच्छी हो, जहाँ पर आप इंजॉय करें, जहाँ आप हंसें। अगर आप समझते हैं कि कंपनी ऐसी है जहाँ पर बैठ के हर बंदा रोना धोना ही कही जा रहा है, अपने मसले मसाइल ही लेके बैठा हुआ है आपके सामने, एंड हो गया, फलां हो गया, हमारे साथ फलां हो गया, ये हो गया, ऐसे क्यों हो गया, तो आप समझ लें कि अब आप बीमार होने के करीब हो गए। आप वही सारा कुछ आपके अंदर आएगा और आप भी उसी तरह ही बैठेंगे, उसी तरह आप भी परेशान होने शुरू हो जाएंगे, आप भी रोना धोने शुरू कर देंगे, यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया। तो इसलिए आप उन चीज़ों को अवॉइड करें, उन लोगों में बैठें जहाँ पे हंसी खुशी है, जहाँ पे आप खुल के कह के लगाएं और मज़े करें, इंजॉय करें। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी कंपनी को हमेशा खुशगवार और अच्छे वाला रखें जहाँ पे आप इंजॉय कर सकें। दूसरी बात ये थी इसमें कि ये एक्टिव रहें, हंसा ज़रूर करें दिन में, ऑफकोर्स लाजिम बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा हंसें, आप अच्छे रहेंगे। अच्छा, दूसरा है कि आप एक्टिव जरूर रहें। एक्टिव रहने का मतलब ये होता है कि हम ऐसा बुढ़ापे में अपने आप को ढीला कर लेते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने शुरू होते हैं, बस ठीक है बैठे हुए हैं, ठीक है चलते हैं, करते हैं उठते हैं, अच्छा यार थकावट हो रही है, अच्छा यार ये वो, जो ये इस चीज़ से निकल आए। अगर आप इस चीज़ से निकल आए ना, तो आप समझ लें कि आप इंशाल्लाह ताला अभी 5-6 साल 7 साल और भी इंशाल्लाह ताला आप फिट रहेंगे आगे, अगर एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहने का मुराद सिर्फ ये होती है कि आप कोशिश करें कि आप हल्की फुल्की जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो एक इसके एक थोड़ा सा उन्होंने फार्मूला सा कुलिया सा बनाया हुआ है कि 150 मिनट 200 मिनट एक हफ्ते के अंदर आपने पूरे करने होते हैं। आप ना भी करें, आप दिन के अंदर 15-20 मिनट के लिए भी एक्सरसाइज कर लें, 25 मिनट 30 मिनट की एक्सरसाइज कर लें, तो छोटी मोटी एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं आसानी से। मैं नहीं कह रहा कि आप एरोबिक करें, कुछ करें, उनमें जो आप कर सकते हैं आप वो ज़रूर करें, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप एक्टिव रहेंगे तो उतना आप अच्छे भी रहेंगे, उतना आप फिट रहेंगे, और जितना आप एक्टिव रहेंगे आपके बॉडी के पार्ट्स भी ठीक रहेंगे, आपके जोड़, आपके ब्लड की सर्कुलेशन, आपका जिस्म के अंदर सारा कुछ वो अपनी जगह पे फुल काम करना शुरू करता रहेगा। तो उससे आपकी सेहत खामखा और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला अच्छी रहेगी। ये एक पॉइंट भी ज़हन में रखिएगा। और उसके बाद है कि खाना जो है, आप खाना जो खाते हैं, आप ये कहते हैं कि हम ये खाना, ये फलाना खा लिया, ये नहीं खा, बस ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फलाना नहीं खाना मैंने। तो हाँ, लाजिम बात है जो चीज़ें आपको मना की गई हैं, ऑफकोर्स लाजिम बात है आप उनसे परहेज़ करें, उनको ना खाएं, लेकिन हेल्दी फूड खाएं, ये ज़हन में रखें। हेल्दी फूड में सबसे पहली चीज़ आ जाती है, हेल्दी फूड में आ जाता है आपके ये वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियां हो गई, फ़िश हो गई, थोड़ा कभी कभार गोश्त भी हो गया, ये इस तरह की चीज़ें ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वेजिटेबल वगैरह ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, और वो आपके जिस्म से अगर निकल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलता है चीज़ों से। तो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों को लेने से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो आपके जिस्म को बेहतर तौर पे काम करने की वो हो जाएगा, आपके जिस्म बेहतर काम कर सकेगा। इसी तरह अगर आप जो शुगरली आइटम्स हैं, मीठे वाली आइटम्स हैं, उनको आप काइंडली ज़रूर कम कर लें इस एज में आके। मतलब 55-60 साल के बाद तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए कि मीठे वाली चीज़ों को ज़रा कम रखें ज़रूर साथ में। क्यों? वो आपको बड़ा हेल्प कर रही होती हैं, उसमें काफ़ी कुछ है, लेकिन उनको कम अज़ कम रखें, लेकिन खुराक का हिस्सा ज़रूर उनको रखें। अपने हाथों को आप अक्सर धोते रहा करें, क्योंकि जरासीम लगते हैं आपको, तो आपने बचना है फ्लू से, बीमारियों से, इन चीज़ों से। तो हाथ कभी कभार जब भी मौका मिला ज़रा धो लिया साबुन से, ज़रा साफ़ सुथरा, सो दैट वही आपने हाथ अपने नाक पे भी लगाने हैं, कभी कान पे या कभी मुंह पे लग जाता है, तो वो जरासीम आपके ट्रैवल करके आपको दोबारा बीमार कर सकते हैं। बीमारी से आपने बचना है, इसका मकसद ही है सारी बातों का कि आपने बचना है चोटों से, बीमारियों से, इस किस्म की तकलीफ़ों से बचना है इस उम्र में, सो दैट आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकें। इसके बाद है कि आपका स्ट्रेस जो आपके ऊपर परेशानी है, इसको मैनेज करना सीखें, इसको मैनेज करें। स्ट्रेस आते हैं, सब पे आते हैं, बोझ आता है, ज़हनी तौर पे प्रेशर भी आता है, दबाव आता है ज़हनी तौर पे,
बड़ा कुछ होता है, परेशानियाँ आ जाती हैं, उसको आप मैनेज करना सीखें। और आपके लिए मैनेज करना ज़्यादा आसान होना चाहिए। क्यों कि अब आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ ऑब्जर्व किया हुआ है आपने, और भी लोगों के प्रॉब्लम्स को और सारे मसले मसाइल को डिस्कस भी किया हुआ है और सुना भी हुआ है आपने। तो इसलिए आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको स्ट्रेस को मैनेज कर लेना चाहिए। जितना अच्छा मैनेज करेंगे उसको, उतना ही आप रिलैक्स रहेंगे और अपना आप बेहतर रहेंगे। आपको मैनेज करना आना चाहिए उसको। आप जितना मैनेज करें उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो समझ लें कि आप सेहतमंद हैं। बस ये स्ट्रेस ही इंसान को जो है ना, आधे से ज़्यादा क्या 60% ये मरवाते हैं इंसान को, और क्या बस ये हरकत दबाव प्रेशर लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आखिरी 2-4 पॉइंट है, इसके बाद और है, मैं बता देता हूँ आपको। उसमें एक है कि आपने इन्फेक्शन जो है ना ये प्रिवेंट करनी है। इन्फेक्शन से बचना है आपने। इन्फेक्शन यही है कि आपको पता है कि एक बंदा छींके मारी जा रहा है, नज़ला ज़ुकाम सख्त हुआ हुआ है, तो आप कोशिश करें उससे दूर रहें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जाके फ़ौरन उसके साथ गले मिलें और बोले ओहो तुम्हें क्या हुआ है, तो नाक से पानी निकल रहा है, तुम्हें छींकें भी आ रही हैं बहुत ज़ोर से। तो आप ये इसके समय कोई एहसान ना करें किसी पे भी। आप मेहरबानी रखें, ना मोहब्बत दिखाएं, ना जज्बाती हों, और अपने आप को सुकून से एक साइड पे रखें उससे। क्यों, आपको हुआ तो आप भी बीमार होंगे, फिर आप बीमार होंगे तो आप अकेले होंगे, ये याद रखें। जब इंसान बीमार होता है तो वो अकेला होता है, कोई उसके पास नहीं होता, तो वो अकेला लेटा रहता है, अकेला सोचते रहते छत की तरफ देख के। तो ये मेरा मशवरा है कि आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखें और उस तरफ से अपने आप को रखें। अच्छा, ये जो आपको मैंने अभी बात बताई है, जो बीमार लोग हैं इनसे आपने ज़रूर बचना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए लाज़मी बात है कि आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत करे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पहले फ्रूट होते हैं, फ्रूट वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, यखनी हो गई, सूप शूप ये पिया करें। इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपको आपके इम्यून सिस्टम का मजबूत करेंगी और आप बेहतर और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। ख़ास तौर पर इस एज में, इसमें आपने ख्याल रखना है आपकी जो ये एसोफेगस है और आपका ये डाइजेस्टिव ट्रैक जो है सारे का सारा ये फिट होना चाहिए। उसके लिए आप खुराक हमेशा ऐसी रखें जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, आपको इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अपने आप को लाइट रखें और खाना हमेशा कम खाएं, ज़्यादा खाना नहीं खाना। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें, खाली पेट रखें। थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़े वक्फे से बेशक थोड़ा बहुत चीज़ को खा लिया करें, उससे भी आप बहुत फिट रहेंगे। और अपना वज़न कोशिश करें कि एक्स्ट्रा न बढ़ने दें, उसको कंट्रोल में रखें वज़न को। वज़न भी ज़्यादा बढ़ गया तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं आपके साथ। वो आपको मैंने टेस्ट का बताया है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो मैंने बताया, आप स्मोकिंग तो आपके लिए वैसी डेंजरस है, तो आप उसको कम से कम करें, कोशिश करें। छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, लेकिन ये मुझे पता है ये इतना आसान नहीं होता है कह देना कि जी सिगरेट छोड़ दें। आप बेशक पिएँ सिगरेट, लेकिन फिर वही बात मैं कहता हूँ कि फिर उनको आप 2 या 3 या 4 सिगरेट पे लें, बस अपने जो आपने मज़े के लिए पीने आप खाली वो पी लें। तो आप ये नॉर्मल आपने सुना होगा, अक्सर देखा है, ये हड्डियों की जो प्रॉब्लम है, छोटे मोटे में विटामिन डी की कमी हो जाती है, ये नॉर्मली आजकल हर एक को हुई है, पता नहीं क्यों ये टेस्टों में आने शुरू हो गई है। आप ये धूप है आपके सामने, धूप हमेशा याद रखें। सुबह की धूप और शाम मगरिब से नमाज से पहले की जो धूप होती है, थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा पुरानी पहले पे की जो धूप है, वो सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। और बाकी खुराक में आप पालक शालक कोई इस तरह की चीज़ें भी खाते हैं, उनसे भी आपको बेहतर मिला। सैल्मन फिश में ये अच्छा पाया जाता है, और बीफ में भी होता है, उसके लिवर में, इन चीज़ों में जो कलेजी आप खाते हैं उसमें डी डी होता है। लेकिन ये है कि आप ऑब्वियसली वो आपने एहतियात करनी होती है, खुराक के मामले में अपने आप को बचाना होता है। इस चीज़ का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। तो बाकी जो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पेशल बातें थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आखिर में मैं आपको बयान करने लगा हूँ वो ये है कि खुदा के लिए प्लीज़ आप अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। नींद के मामले में कभी कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। नींद एक वाहिद चीज़ है जिसके 3 हिस्से होते हैं, अर्ली स्लीप एंड बिटवीन में आती है, और एक होती है डीप स्लीप। जो डीप स्लीप होती है उसके अंदर जाकर आप जो है आपकी जिस्म की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। वो आते आते भी आपको 2 घंटे 3 घंटे बाद डीप स्लीप स्टार्ट होती है। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी नींद बहुत कम है तो आप यू मस्ट कंसल्ट, आप किसी कंसल्ट करें और नींद की दवाई लेनी है नींद की दवाई लें। बट इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। उसका बेहतरीन तरीका एक्सरसाइज करेंगे, आप देखेंगे आपको ऑटोमेटिक नींद आएगी। नींद की कमी से आपको बेशुमार बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी अगर आपकी नींद कम हुई। तो आप कोशिश करें 8 से 9 घंटे हर सूरत में नींद लें, और ज़्यादा भी लें, बेशक 10 घंटे भी आप लेटे रहें इंशाल्लाह, वो भी आपका फ़ायदेमंद है। जितनी नींद आपकी अच्छी उतना आप ज़्यादा अच्छा। हाँ, उसके बाद अब जब एक्सरसाइज करेंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसका तरीका यह है, पैर भी धो लिया करें रात सोने से पहले, तो उससे भी आपको नींद अच्छी आ जाएगी। या आपको पढ़ते हैं चीज़ तो पढ़ लिया करें, उससे भी आपको नींद आनी शुरू हो जाए। नींद के मामले में मैं आपको साफ ये सारे इन बातों का जो निचोड़ है, जो भी मैं आपको बताया इस एज में आने के बाद, वो ये है कि अपनी नींद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ न करें। मुकम्मल नींद लेनी है आपने, और ज़्यादा नींद लेनी है, उससे आपकी रिकवरी होगी और उतना ही आप फिट रहेंगे। जितना आप फिट रहेंगे तो आपके आले दुआले भी सब लोग भी फिट रहेंगे, खुश रहेंगे।
तो इसलिए अब मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप खुद भी खुश रहें। ये चीज़ें मैंने बताई हैं, काइंडली इनका बहुत एहतियात करें, इनका ख्याल रखें और अपने आले बदाले सब लोगों का भी ख्याल रखें, आसपास सब आदमी का ख्याल रखें, खुश रहें और औरों को भी खुश रहें। कोशिश किया करें सारा दिन हंस के गुजारा करें। बाकी तो जाना तो सब ने है, रोने से फ़ायदा कुछ नहीं है, वो भी गुजर जाने, इसलिए बेहतर हंस के टाइम गुजारें जितना भी है। तो अल्लाह ताला आपको सेहतमंद दुरुस्त और तवाना रखे, हमेशा फिट रखे और आपको किसी किस्म हर किस्म की बीमारियों से बचा के रखें। तो ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है ये सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए, मेरे बड़ों के लिए, उनके लिए थी, उसमें इंपॉर्टेंट बातें थी। तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर एहतियात से, आराम से, सुकून से इस बात में सुने और उनको कोई इन पर अमल ज़रूर करें। इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और मैं इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आपको इसके भी और भी पॉइंट हुए तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा अगली वीडियो तक के लिए, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।